हेलो हाय एवरीवन फ्रेंड्स, मैं अनुमान लोधा शिवलहरी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं आपको जो आपके परीक्षा में जो एबल अध्याय के जो क्वेश्चन आते हैं, जो रिक्त स्थान आते हैं, वो उन चीज़ों को जो वो कैसे उठाई जाती है, उनमें सभी फॉर्मूलों को आपके इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक छोड़ना मत मेरे भाइयों, आपको हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को छोड़ना मत, क्योंकि इस वीडियो को छोड़ दिया ना आपने तो बाद में जो परीक्षा देने के बाद आप कहोगे कि काश यार मैं उस वीडियो को देख लेता तो मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होते। भाई मैं ना आपके लिए इतनी मेहनत करके लाया हूँ, तो मुझे भी पता है कि क्या आपके किस तरह के क्वेश्चन उठने वाले हैं, मुझे पता चल गया। तो ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। बिना फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, और डायरेक्ट अपने जो सवाल है उस पर चलूंगा मैं, कैसे क्वेश्चन उठने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो अध्याय है अपना, पहला जो चैप्टर है वह है वास्तविक संख्याएं। अब उसमें क्या क्या है मैं सभी चैप्टर का बताने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और एक को जरूर देखना। ठीक है, तो पहला अपना यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो इसमें होता है क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या पी और क्यू और आर विद्यमान हो। क्यू और आर विद्यमान यानी कि जिसमें क्यू तो क्या होता है भागफल, और आर क्या होता है जिसका शेषफल। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, और जहां है ना आर जो है 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, भाज्य लिखते हैं, यानी कि बी, और जिसका भाग देते हैं वो बी यहाँ पे होता है, ए अंदर होता है, जिसमें भाग देते हैं और जिसका भाग देते हैं। ठीक है, और जो शेषफल बचता है उसे आर लिखते हैं, और क्यू क्या होता है भागफल होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, अब इन दोनों के लिए क्या रिलेशनशिप दिया हुआ है तुमको पता नहीं होगा तो देख लो। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम दिया हो, यदि एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया हुआ हो तो तुमको क्या है कि उनका जो दो संख्या है उनका गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती, ऐसी संख्या है जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्याएं कहा जाता है, जहां पी व क्यू सहभाज्य है। ठीक है, अब परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती है, एक तो शांत दशमलव। अब इन परिमेय संख्याओं का प्रसार किस प्रकार का होता है, एक तो शांत दशमलव प्रसार होता है और एक अशांत दशमलव प्रसार होता है। अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आवर्ती, एक तो होता है आवर्ती, और एक होता है अनावर्ती, एक होता है अनावर्ती। ठीक है, अनावर्ती। अब इन दोनों की पहचान करने के लिए कि शांत वो है या अशांत है, इन दोनों की पहचान कैसे करेंगे। परिमेय संख्या पी बटे क्यू का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है यदि, कब कहलाता है, यदि क्यू के अभाज्य गुणनखंड, ये जो हर है क्यू, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में हो, तब कौन से होते हैं शांत दशमलव प्रसार होता है। अब इसका अगला देखते हैं कि परिमेय संख्या यदि पी बटे क्यू का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है यदि क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में ना हो, यानी कि 2 की घात n के रूप में इंटू 5 की घात m के रूप में होना, तब तो शांत होता है, और नहीं हो तब अशांत होता है। ठीक है, जैसे कि 1/2 है। अब इसके जो दो को अपन 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, उससे अपन को पता चल जाएगा। तो अब देखते हैं इसका अगला वाला चैप्टर बहुपद। बहुपद में भी ऐसे सभी फॉर्मूले बताने वाला हूं जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो ठीक है, तो अगला देखते हैं बहुपद। ठीक है, अब देखते हैं बहुपद। अब बहुपद किसे कहते हैं ये भी जान लो, क्योंकि बहुपद की परिभाषा भी आ सकती है कि बहुपद किसे कहते हैं खाली स्थान पे। ये तो यानी कि चरों की, यानी कि चर की, यानी कि बहुपद की परिभाषा होती है चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब ऐसा एक ऑप्शन आ सकता है कि चरों के घातांक सदैव होनी चाहिए। अब सदैव होनी चाहिए क्या, पूर्ण होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, तो इस परिभाषा से तुम लिख देना। अब बहुपद को किसे लिखते हैं पी एक्स से, यहाँ पे पी इसलिए लेते हैं कि बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इसे पी एक्स बहुपद बोलते हैं। बहुपद की घात, अब बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कोई बहुपद दिया हो 3x² प्लस 2x प्लस 3, तो इसकी घात पूछ ले तुमको, तो इसकी घात क्या होगी, इसकी घात 2 होगी। ठीक है, इनकी उच्चतम घात देखनी है अपन को, और घातों से अपन को मतलब नहीं है।
अब देखते हैं अपन बहुपद के प्रकार। बहुपद होते हैं एक तो रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का मतलब होता है चर की अधिकतम घात 1 हो। द्विघात बहुपद चर की अधिकतम घात 2 हो। और त्रिघात यानी कि चर की अधिकतम घात 3 हो। अब देखो रेखिक बहुपद को जो व्यापक रूप होता है उसको तो लिखते हैं ए एक्स प्लस बी के रूप में, ठीक है। अब द्विघात वाले को कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इस तरह लिखते हैं। और त्रिघात वाले में लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में। इनका ही व्यापक रूप है ये, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। त्रिघात तो कम है लेकिन इसमें प्रश्नमाला में द्विघात आपके बहुत ज्यादा है, इसको हल भी करना है, सारी चीजें इसमें है, ठीक है। अब देखते हैं बहुपद के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना। अब बहुपद के शून्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात, बहुपद नहीं शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है अपन को। तो ग्राफ में तो कैसे ज्ञात करते हैं, ग्राफ में पी एक्स बहुपद की रेखा एक्स एक्स रेखा को जितनी बार काटती है या स्पर्श करती, काटती या प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श करती है, उतने ही बहुपद के शून्यांकों की संख्या होती है। जैसे कि कोई ये पी एक्स रेखा, जैसे ये एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स है, ठीक है। तो जैसे ये बहुपद है पी एक्स, ये जितने बार इसको प्रतिच्छेद करेगी ना उतने ही बहुपद के शून्यांकों की संख्या होगी। प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है एक ही बात है, ठीक है। स्पर्श भी करती है, जैसे ये यहाँ पे है कि यहाँ पे थोड़ा सा टच करके ऊपर चला जाए तो इसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वाला तुम्हारे चैप्टर भी है पूरा। और एक होती है जब बहुपद दिया हुआ उससे बहुपद की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो जितनी बहुपद की, यहाँ पे बहुपद ने लिया, जितनी अधिक बहुपद की घात होगी उतने ही बहुपद के शून्यांकों की संख्या होगी। ये बहुपद से तुम्हें ज्ञात करना। अब देखते हैं किसी बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों में संबंध। अब शून्यांकों और गुणांकों में संबंध कैसे देखते हैं, वो देखते हैं कि माना कि बहुपद या बहुपद क्या व्यापक रूप, ठीक है। कोई बहुपद है उसका व्यापक रूप है, इसमें द्विघात वाला ही काम में आने वाला, त्रिघात वाला तुम्हारे कोर्स में है नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं। तो ए एक्स कोई बहुपद है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्यांक एल्फा एवं बीटा है, तो शून्यांकों का योग एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/1 के रूप में। यानी कि एल्फा जो शून्यांक है ये एल्फा और बीटा इनके शून्यांकों का योग करे तो वो किसके बराबर, अब ए और बी यहाँ से अपन को बहुपद में से लेना, ठीक है। और शून्यांकों का गुणनफल यानी कि एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब देखते हैं अपन द्विघात बहुपद ज्ञात करना। अब ये भी आता है कि जैसे कोई दो शून्यांक दे दे और दो शून्यांक देने के बाद अपन को कोई बहुपद ज्ञात करना, दो शून्यांकों का योग भी दे सकता है और दो शून्यांक भी दे सकता है। यहाँ पे मूल है, ये मूल नहीं है, ठीक है। मूल भी हो सकता है लेकिन मूल अपने जो अब द्विघात बहुपद नहीं, द्विघात जो समीकरण है उसमें आएगा मूल का मान, मूल उसमें लेंगे, इसमें शून्यांक लेने वाले, यानी कि दो शून्यांक भी दे सकता है और दो शून्यांकों का योग भी दे सकता है। तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये सूत्र आपको मोस्ट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती है अपनी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय के जैसा है, ठीक है। तो ये यूक्लिड विभाजन जैसा है तो उसमें उसको और इसको दोनों को ध्यान में रखना अपन को। तो ये तो अपनी जो हो गई, ठीक है। और इसे बहुपद के रूप में कैसे लिखेंगे, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। जी एक्स पे क्या होता है, भाजक, जिसका भाग दिया जाता है उसे तो कहते हैं भाजक, जिसका भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, जिसे पी एक्स कहते हैं। और जो भाग देने पर जो बचता है उसे शेषफल कहते हैं, और जितनी बार भाग जाता है उसे क्या कहते हैं, क्यू एक्स कहते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, पक्की है, कंफर्म है, इनमें से क्वेश्चन उठने वाले हैं, जरूर उठने वाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि अबसद वाले पहले नहीं उठते थे लेकिन अब अबसद आने लग गए तो पक्का आने वाला, ठीक है। अब देखते हैं इसके अगले वाले प्रश्न वाला दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उनके भी सूत्र देखते हैं अपन। तो अब लेते हैं अपन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये भी प्रश्नमाला आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट प्रश्नमाला है। तो अब समीकरण किसे कहते हैं, जिसके बराबर में जीरो होता ना, देखो एक बार पढ़ लो, वह समीकरण जिसे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में व्यक्त किया जा
जाता हो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। दो चर देखो x और y, दो चर है यहाँ पे, तो x और y दो चर हो गए। ये a b c ये क्या है, अचर पद है यहाँ पे, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं कहते, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। और ऐसे ही दो समीकरण हो, इनके जैसे दो समीकरण हो तो उनको रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। तो अब देखते हैं सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा को निरूपित करते हैं। ये भी तुमको पता होंगे कि जैसे दो ग्राफ बनाते हैं, दो समीकरणों का अपन ग्राफ बनाते हैं तो वो एक सीधी रेखा ही प्राप्त होती है। ऐसा तो नहीं है कि टेढ़ी वेढ़ी जैसे घूमती हुई स्पर्श रेखा ऐसे नहीं प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है। ये चीज ध्यान में, अभी ऐसा ऑप्शन आ सकता है, देखो तुम्हारे परीक्षा में कैसा आ सकता है, सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण खाली स्थान को निरूपित करती है। तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या करती है, सरल रेखा को निरूपित करती है, ठीक है। अब देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट, दो सरल रेखाओं के समीकरण युग्म का व्यापक रूप। देखो युग्म पहले तो क्या देखा अपने, सरल समीकरण, ठीक है, सरल समीकरण देखा है। अब देखते हैं इसका युग्म क्या होता है। इसको युग्म को लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और वह दूसरी होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 तो इनमें जो शर्तें बनती है कौन कौन सी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, संगत युग्म, अद्वितीय हल। ये कब बनते हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। संगत हल कब होंगे, प्रतिच्छेदी कब होंगे, उनके अद्वितीय हल कब होंगे, जब a1 बटेवा a2 बराबर नहीं हो b1 बटेवा b2 के, तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, संगत युग्म होंगे और अद्वितीय हल, यानी कि उनका एक ही हल निकलने वाला, इसके अलावा दूसरा हल नहीं निकलने वाला, ठीक है। अब देखते हैं, यदि a1 बटेवा a2 बराबर हो b1 बटेवा b2 बराबर हो c1 बटेवा c2, यानी कि a1 बटेवा a2 b1 बटेवा b2 इन दोनों समीकरण युग्मों से लेना अपन को, ठीक है। तो संपाती, जब ये तीनों बराबर होंगे तो संपाती रेखाएं होंगी, यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होने वाली है और इसमें दो रेखाएं इसे प्रतिच्छेद करने वाली है, ठीक है। तो क्या होगा, संपाती रेखाएं होंगी, संगत युग्म होंगे और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब हल का मतलब होता है कि जो ये है ना, दोनों रेखाओं के बिंदु किन किन बिंदुओं पे काट रहे हैं, तो अब ये जो दूसरे में तो देखो ये सभी जगह काट रहे हैं तो इसके अनेक हल होते हैं और इसका केवल एक हल होता है, एक जगह पे काट रहा है, ठीक है। अब समांतर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, यानी कि दो तो बराबर है लेकिन c1 बटे c2 इनके बराबर नहीं है। तब कौन सी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, असंगत युग्म होंगे और कोई हल नहीं होने की शर्त होती है, ठीक है। समांतर का मतलब दो रेखाएं ऐसे, अब ये दोनों रेखाएं काट ही नहीं रही कहाँ पे, तो इनके जो हल क्या होंगे, जब काटती है तब इनके हल होते हैं। अब चौथा पॉइंट है अपना, जो वो नाव वाले क्वेश्चन है ना, उनमें थोड़ा ध्यान को एक बार दोहरा के जरूर जाना मेरे भाई, क्योंकि उनसे कोई ना एक क्वेश्चन तो जरूर है पक्का उठने वाला। एक तो नाव वाला है, एक वो लड़की के तैरने वाला है, ठीक है। तो उनमें एक सूत्र लगने वाला दूरी वाला, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल का सूत्र लगने वाला, ठीक है। अब देखते हैं इसके अगला वाला द्विघात समीकरण वाला चैप्टर में भी देखते हैं कौन कौन से सूत्र हैं। और इससे पहले मैं एक और बता दूं आपको कि पांचवा पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो पांचवा पॉइंट क्या है, जो जैसे दो रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं उनको हल करने की विधियां कितनी है, ऐसे ऑप्शन में आ सकता है। कितनी विधियां होती है कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताओ। उसकी जो दो समीकरण युग्मों हल करने की विधियां होती है, चार विधियां होती है। वो कौन कौन सी होती है, एक तो होती है आलेखीय या उसे बोलते हैं ग्राफीय भी आ सकता है तुम्हारे ऑप्शन में और आलेखीय भी आ सकता है। और दूसरी होती है वज्रगुणन और तीसरी है अपनी प्रतिस्थापन। जानते हो प्रतिस्थापन, एक का मान उठा के दूसरी में रखना अपन को। और चौथी है अपनी एक क्या वो विलोपन विधि। ये अपनी चार विधियां हैं, इन दो समीकरण युग्मों को हल करने की चार विधियां हैं। तो अब देखते हैं इसका अगला वाला।
कोई इस पेपर की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो पॉज करके, ये नीचे भी देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लो। ठीक है, अब देखते हैं अगला वाला। तो अब देखते हैं अपनी चौथा चैप्टर, चौथा है अपने द्विघात समीकरण। अब समीकरण और बहुपद है दोनों एक जैसे, लेकिन बहुपद में बराबर में जीरो नहीं होता, द्विघात समीकरण में बराबर में जीरो होता है, ये ध्यान में रखना अपन को। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इनका व्यापक रूप होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो रूप की सभी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है। यदि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य ना हो, यदि जब इनका जो ए है ये जो जीरो हो जाए तो ये तो जीरो हो गया, बी एक्स प्लस सी बचा, तो क्या ये द्विघात समीकरण होगी? क्या द्विघात का मतलब होता है अधिकतम घात दो होनी चाहिए। तो ठीक है, तो ये ध्यान में रखनी है अपन को। ठीक है, द्विघात समीकरण के शून्यांक बराबर होते हैं द्विघात समीकरण के मूल। शून्यांक बोलो चाहे मूल बोलो, शून्यांक होते हैं अपने बहुपद में, मूल बोलो तो द्विघात समीकरण में होते हैं। ठीक है, ये दोनों एक जैसे ही है। अब देखते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां कितनी है? द्विघात, ये ध्यान में रखना है, ये ऑप्शन मैंने डेस्क वर्क में भी देखा है भाइयों, रट लो, ऐसे क्वेश्चन आने वाले डेस्क वर्क में देखा है मैंने कि द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं। तो पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि, तीसरी है अपनी द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। द्विघातीय सूत्र भी बोल सकते होते हैं, उसे श्रीधराचार्य सूत्र भी बोल सकते हैं। तो समीकरण जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो दिया हुआ, तो उसको श्रीधराचार्य सूत्र से कैसे हल करेंगे? श्रीधराचार्य सूत्र होता है एक्स बराबर, अब मान किसका निकाल रहे हैं भाई? एक्स का मान निकाल रहे हैं। किसका? एक्स का मान निकाल रहे हैं। तो माइनस एक्स बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटेवा 2a। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, यहाँ पे अंडर रूट में डी भी हो सकता है, और डी क्या होता है? विविधकर होता है, डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका मान यहाँ पे रख सकते हैं अपन। अब देखते हैं मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हमारे मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे? मूलों की प्रकृति यदि मूल दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न और वास्तविक मूल कब होंगे? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जीरो से, यानी कि जब मान प्लस में आता है ना, मान जब प्लस में आता है तो कौन से होंगे? जीरो से बड़ा और प्लस में आता है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। और दो समान वास्तविक, यानी कि मूल जैसे डी बराबर जीरो आ गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर जीरो आ गया, तो क्या होंगे? दोनों समान होंगे, यानी कि एक्स का मान दोनों में समान होगा, और कोई वास्तविक हल नहीं होगा। जैसे उनके कोई वास्तविक हल कब नहीं होगा? जब डी का मान है ना माइनस में आ जाए तब कोई हल नहीं होने वाला। तो अब देखते हैं इसके अगला वाला, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं अपन समांतर श्रेणी वाला। समांतर श्रेणी वाले में भी क्या क्या सूत्र है मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि समांतर श्रेणी में मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत ही दिक्कत रहती है। भाई मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है, ऐसा थोड़ी बनता है कि भाई बस चला रहे काम कर लिया हो गया बन गया। तो ठीक है, अब देखते हैं अपन समांतर श्रेणी वाला। इन फॉर्मूलों की कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो। ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ते हैं अपन, ये नीचे भी ले लो, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला वाला पेपर अपना, जो अगला चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसके भी फॉर्मूले देखने वाले, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किस रूप में होती है? पहला पद ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, फिर तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, ऐसे करके लास्ट का पद होता है ए प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये ध्यान में रखना। जहां पर ए बराबर होता है प्रथम पद, डी बराबर होता है सार्वंतर। अब डी को कैसे ज्ञात करते हैं? डी बराबर दूसरे पद में से तीसरे, कोई सा भी दूसरा पद ले लो, जैसे दूसरे में पहला घटा दिया, तीसरे में दूसरा घटा दिया, ऐसे कोई सा भी पद लेके अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड रूल, एनवा पद या अंतिम पद। एनवा पद, इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि एनवा पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है। तो एनवा पद या अंतिम पद, एनवे पद को एल भी लिखते हैं, या एल या ए एन। तो ए एन, इसका एल का या ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, अब एन पदों का योग, अब एस एन जैसे पदों की संख्याओं का योग। अब जैसे कोई क्वेश्चन मैंने भी देखा है कि जैसे
8 के 10 गुणजों का योग, तो वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना तुमको। तो एस एन बराबर होता है एन बटेवा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d, या फिर ए एन व पद भी दिया हुआ हो, ए एन व पद दिया हो तो एस एन बराबर होता है एन बटेवा 2 इंटू ए प्लस एल, एल लिखो चाहे ए एन लिखो, ए की बात है। अब आगे देखते हैं एपी के 3 पदों का योग। अब जब तुमको दे दिए कि एपी के 3 पदों का योग निकाले, कैसे निकालोगे? तो 3 पद मानने हैं अपन को, ए माइनस डी और दूसरा मानना है ए और ए प्लस डी, और एपी के 4 पदों का योग पूछ ले तो तब कौन से 4 पद मानेंगे अपन? ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। ठीक है, ये तो 4 पद के लिए मानेंगे और ये 3 पद के लिए मानेंगे। अब देखते हैं इसका अगला वाला, ये अपना 5वां चैप्टर हो गया है। अब इसके आगे देखते हैं छठा मैं नहीं करवा रहा हूँ, इसके आगे निर्देशांक ज्यामिति वाला करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लो, रोक के पॉज करके नीचे भी ले लो। ठीक है, इसके बाद में कराने वाला हूँ निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट। अब देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में कौन कौन से सूत्र है वो भी देख लेते हैं अपन। दूरी सूत्र, पहला तो है दूरी सूत्र। जैसे 2 बिंदु ए और बी, एक गुणनखंड दे दिया है ए और बी, तो इन दोनों के बीच की दूरी, जो इनके बिंदु क्या है x1, y1 और x2, y2, तो इनके बीच की दूरी यानी ए बी बराबर होगा √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर नहीं, होली मतलब अलग होता है, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं इसका खंड सूत्र। खंड सूत्र क्या होता है? जैसे 2 बिंदु है ए और बी, अब पता नहीं है कि ये मध्य में कहाँ पे है, M1 और M2, यानी कि 2 अनुपात, जैसे 1:2 में दे दिया। ठीक है, तो 2 जैसे अनुपात भिन्न भिन्न हो ना, तब ये वाला सूत्र लगने वाला है। दोनों अनुपात M1 M2 बराबर हो तब दूसरा फॉर्मूला है। तो उस कंडीशन में बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? ये जो P है इसके निर्देशांक होंगे M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटेवा M1 प्लस M2। सेकंड, ये तो x निर्देशांक है और y निर्देशांक आएगा इसका M1 y2 प्लस M2 y1 बटेवा M1 प्लस M2। ठीक है, ये अब इसको तुम जैसे तुम्हें याद नहीं रहता ना, देखो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि ये कैसे याद रखना अपन को। जैसे ये फॉर्मूला याद नहीं होना तो भी इस फॉर्मूले से भी आप मध्य बिंदु निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें M1 और M2 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, मध्य बिंदु है तो M1 दोनों बराबर है। तो इसको 12-21 सूत्र से याद करना। देखो mx लिखना, mx लिखना, mx लिखना, my। ठीक है, फिर उसमें 12 लगाना, 21 लगाना, 12 लगाना, 12-21, 12-21। ठीक है, ये याद करने का भाई थोड़ा लॉजिक होना चाहिए याद करने के लिए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और मध्य बिंदु के लिए ये भी देख लो। एक मध्य बिंदु के लिए होता है x1 प्लस x2 बटेवा 2, y1 प्लस y1 प्लस y2 बटेवा 2। ये अब देखो निर्देशांक किसके रूप में, x, y के रूप में लिखी जाती है। तो ये तो है x का मान और ये y का मान। ठीक है, अब देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल भी अलग अलग है। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जब अपन को जो समकोण त्रिभुज दिया हुआ होता है तो उसमें 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगता है। एक दूसरा फॉर्मूला है जब भुजाएं दिए हुए हो तो उसे हीरोन के सूत्र से करते हैं। ये 9वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने। अब देखते हैं इसमें अपने 10वीं कक्षा में है, जैसे इनके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। अब इसको लिखना कैसे, पहले सभी में लिख देना x y y, x इंटू वाई वाई, x इंटू वाई वाई, x इंटू वाई वाई, इसको याद करने के लिए। फिर एक गोला बनाना, उसमें 1 2 3 लिखना। ये लिखने के बाद 1 2 3 1 2 3। ठीक है, फिर 2 से शुरू होना, 2 3 1 2 3 1, फिर 3 से 3 1 2। ये फॉर्मूला अपना बन गया। ठीक है, अब 3 बिंदु के सरेक होने की शर्त, ये भी ध्यान रखना। 3 बिंदु के सर, ऐसा अबे सदे में आ सकता, 3 बिंदु के सरेक होने की शर्त होती है बराबर में
त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें क्या होता है, शून्य होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि ये जो अपना सूत्र है ना, इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब सरेख होंगे तीन बिंदु, जैसे ये तीनों बिंदु हैं, ये तीनों बिंदु सरेख है, ए बी सी, ये त्रिभुज के तीनों बिंदु है, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, तो त्रिभुज बना ही नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला वाला। तो इससे पहले कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लो, देख लो पहले स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसके बाद लेने हैं, अगला लेने वाले हैं। ठीक है, अब अगला लेते हैं, इसके बाद त्रिकोणमिति का परिचय। तो अपना जो 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति किसमें लगने वाले हैं, जिसमें तीन कोण हो। तीन कोण किसमें होते हैं, तीन कोण त्रिभुज में होते हैं। अब इसमें त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज लेना अपन को, इसमें लेना अपन को समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेना अपन को। ये समकोण त्रिभुज जिसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री का कोण होता है, ये 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री के सामने तो होता है कर्ण, और थीटा के जो सामने होता है वो लंब होता है, और जो बचा जो आधार होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, ये इसके अनुपात होते हैं। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटेवा कर्ण, याद भी नहीं रहता है ना भाई, तो इससे करने ना लंब लाल बटेवा कक्का से। साइन यहाँ पे आएगा, साइन का मतलब होता है एल बटेवा के, लंब बटेवा कर्ण। कोस यहाँ पे आएगा, कोस का मतलब होता है आधार बटेवा कर्ण। टेन का मतलब होता है, टेन बराबर होता है लंब बटेवा आधार। अब इसी उल्टे चलो, कोट बराबर होता है आधार बटेवा लंब, और सेक बराबर होता है कर्ण बटेवा आधार, और कोस बराबर होता है कर्ण बटेवा कोसेक। कोस यहाँ पे आता है, कोसेक यहाँ पे, कोसेक बराबर होता है कर्ण बटेवा लंब। ठीक है, ये मैंने लिख दिए फॉर्मूले भी, साइन बराबर लंब बटेवा कर्ण। इसका विपरीत क्या होता है, इसका विपरीत होता है कोसेक, कर्ण बटेवा लंब। ठीक है, अब जो ये टेन थीटा है, साइन थीटा बटेवा कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटेवा साइन थीटा। कोसेक को ध्यान रखना, कोसेक इन पे कंफ्यूज होने की ज्यादा चांस रहते हैं, कोसेक को अपन को ध्यान रखना, कोट कोस। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और दूसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसमें भी देखो को ध्यान रखना है। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों में थोड़ा कंफ्यूज रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट गलत भी कर देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, पहले एक वीडियो बनाया है मैंने त्रिकोणमिति में, जो सारे फॉर्मूले एक को एक, इसमें तो मैं कम लिख रहा हूँ, उसमें मैंने फॉर्मूला के उदाहरण देके भी समझाया। जिसने भी वीडियो नहीं देखा ना भाई, उस वीडियो को जाके देख सकते हो तुम, इसमें कोई बनाई वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी तो क्योंकि परीक्षा है तुम्हारी, तो रिवीजन के तौर पे मैं थोड़ा ही कराने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो कौन सा किसके विपरीत होता है वो भी देख लेते हैं। साइन थीटा होता है 1/कोस थीटा, कोस थीटा होता है 1/सेक थीटा, टेन थीटा होता है 1/कोट थीटा, और कोसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा, सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। अब जो 8.3 प्रश्नमाला है अपनी 8.3, तो उसमें है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति सूत्र। अब पूरक कोण मतलब होते हैं 90, यानी पूरक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब 90 डिग्री का कोण के वाले फॉर्मूले अपने, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, यह तुमको ध्यान में रखना है। अब जैसे उसमें थीटा बराबर दे दे तुमको 45 डिग्री, और तुम्हें दे दे कि कोस, जैसे दे दे कोस 90 माइनस, ये तो लंबा पड़ जाएगा, 30 ले लेते हैं, जैसे 30 दे दिया, थीटा बराबर 30 दे दिया, तो कोस 90 माइनस थीटा तुम कैसे ज्ञात करोगे, तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का मान दिया 30, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। बस ऑप्शन सही है अपना। ठीक है, राइट, ओके।
आज का वीडियो यहाँ तक ही अपना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो, आपके दोस्तों को भी बता दो। मेरे भाई आपसे गुजारिश है कि उनको भी भाई उनका भी मदद हो जाए, आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए, ताकि वो भी समझ पाए कि ये कौन कौन से सूत्र आने वाले हैं, इनसे अबसद वाले फॉर्मूले बनने वाले हैं भाई। और वीडियो पे जो भी नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे, और सब्सक्राइबर के बटन के सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको मैं है ना आपके जो पेपर होगा ना उसके मैं सभी आंसर की बताने वाला हूँ। और अगले वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको मॉडल पेपर के बाद, एक मॉडल पेपर करवाऊंगा उसके बारे में करवाऊंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो ये, धन्यवाद मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए, आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी नाइस। अब मैं आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा सा हो, ठीक है।